नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 का आगाज़ हो चुका है। आधुनिक भारत का इतिहास भाग 2 पार्ट 1 आपको मैंने इसके पहले दे चुका हूं। पार्ट 2 ये वीडियो आपका है, वीडियो नंबर 2 आपका, जिसमें हम लगभग अति महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चंस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बारी बारी से आप लोग देखते जाइएगा और कोशिश करिएगा जो समझ ना आए तुरंत कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा भी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ। निम्नलिखित में से लॉर्ड माउंटबेटन का सर्वाधिक विवादास्पद कार्य कौन सा था? पंजाब तथा बंगाल का विभाजन, उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में जनमत संग्रह करवाना, कार्यकारी परिषद का निर्माण जिसके द्वारा केवल भारतीय थे, या शक्तियों के हस्तांतरण की तिथि को जून 1948 से पहले 1947 कर देना। क्या लगता है आप सभी को? आप अपने कमेंट्स को रख सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा, बिल्कुल जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। शक्तियों के हस्तांतरण की तिथि को जून 1948 से पहले 1947 कर देना। ये लॉर्ड माउंटबेटन का सर्वाधिक विवादास्पद कार्य था, जो कि बहुत बड़ी समस्या का कारण बना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन था? राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर, प्रसन्ना कुमार, द्वारकानाथ टैगोर। तो दोस्तों इसका जो आपका सही जवाब होगा वो होगा राधाकांत देव, ठीक है। कितने लोगों को इसका जवाब पता था? एक बार कमेंट में यस करके आप लोग जरूर लिखिएगा। कितने लोगों को इसका जवाब पता था कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का अध्यक्ष, भाई अंग्रेजों के जो इंडियन एसोसिएशन का अध्यक्ष था वो राधाकांत देव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, एम.एन. रॉय। क्या लगता है आप सभी को कौन हो सकता है? कितने लोगों को इसका उत्तर पहले से ही पता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका जाएगा लाला लाजपत राय के साथ, मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 4 पर। अनुक्रियाशील नेताओं का संबंध इनमें से किससे था? गांधीवादी, नो चेंजर्स, मुस्लिम लीग या स्वराजिस्टस? बताइएगा, जो अनुक्रियाशील नेता थे, जो सक्रिय नेता थे, उनका संबंध किससे था? सक्रिय का मतलब कोई भी क्रांति या कोई भी पहल हो उस पर तुरंत अनुक्रिया करना, अगर होगा तो अनुक्रिया करेंगे। तो ऐसे नेताओं का संबंध किससे था? दोस्तों उनका संबंध था स्वराजिस्ट से। ध्यान रखना, पेपर में 110% आधुनिक भारत का इतिहास, निश्चित रूप से पेपर में ऐसे प्रश्न आपके फंसेंगे। इससे बाहर आपको मैं यकीन के साथ आपको बताता हूँ, दावा करता हूँ, कुछ नहीं मिलेगा। पूरे वीडियो को देखिए जिससे आपको बाद में पछताना ना पड़े। अगला प्रश्न, वर्ष 1907 में सर कर्जन विल्ली की हत्या, ध्यान से प्रश्न को देखिएगा, क्या बोला गया? ठीक है, वर्ष 1907 में सर कर्जन विल्ली की हत्या लंदन में किसने की? वी.एन. दत्ता, एम.एल. धींगरा, सरदार अजीत पटेल या सी.एस. चटर्जी? आपको क्या लगता है? दोस्तों 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा, इनका दोस्तों पूरा नाम था एम.एल. ढींगरा का, मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी। किसकी? कर्जन वाइली। उनको कोई विल्ली भी कहता है तो कोई वाइली कहता है, जानते रहिए, जो लंदन में उस वक्त इंडिया हाउस के सदस्य थे। तो सही जवाब क्या होगा? एम.एल. ढींगरा, पूरा नाम मदन लाल ढींगरा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ जाइए,
जबरदस्त प्रश्न है, गलत ना होने पाए इस बात का ध्यान रखना। स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना किसके लिए शुरू की गई थी? पहला ऑप्शन है अंडमान के पूर्व राजनीतिक बंदी स्वतंत्रता सेनानी और उनके आश्रितों के लिए, बात तो सही है। गोवा लिबरेशन आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, ये भी सही है। और हैदराबाद के निजाम को भारत में शामिल करने के लिए संघर्ष करने वालों को, दोस्तों ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर आपका जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, आज़ादी के बाद भारत अंतर्राष्ट्रीय गेहूं समझौते का हिस्सा 4 वर्ष के लिए कब बना? आज़ादी के बाद भारत अंतर्राष्ट्रीय गेहूं समझौते का हिस्सा 4 वर्ष के लिए कब बना? 1947, 1949, 50, 55। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1949। क्या होगा? 1949। 1949 में भारत आज़ादी के बाद अंतर्राष्ट्रीय गेहूं समझौते का हिस्सा बना। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट नहीं, वेरी इम्पॉर्टेंट पे इसको मार लो, क्योंकि आपके पेपर में ये आ सकता है। और मैं आप जानते ही हो कि अगर आपका चैनल आपके सर ये बात कह रहे हैं तो जब ये क्वेश्चन आपके लिए टाइप होता है, बनाया जाता है बहुत शोध करके। हमारा काम सिर्फ प्रश्नों को आपको देना या कठिनतम प्रश्न करवाना नहीं है, जो बीपीएससी लगभग ये पूछे हुआ हो। कई बार इन प्रश्नों को घुमा कर, देखिए 10-12 सालों में जो आया रहता है ना, उन्हीं को कोई पेपर सेट बनाने वाला व्यक्ति घुमा फिरा कर वहीं से आपके प्रश्न को बनाता है। अगला क्वेश्चन आइए, क्या प्रश्न है ये ध्यान से देखिएगा। आलिया विश्वविद्यालय सबसे पहले मुस्लिम विश्वविद्यालय में से एक है। यह विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बताइए सभी लोग, क्या लगता है आपको? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या गुजरात है, क्या पश्चिम बंगाल, या फिर तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? ये वही गुजरात जहाँ पे शेर पाए जाते हैं, या वही पश्चिम बंगाल, या वही तमिलनाडु, या वही उत्तर प्रदेश? तमिलनाडु में तो खैर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। उत्तर प्रदेश में सबको पता है कि भाई यहाँ पर कथकली लोक नृत्य है, इत्र के लिए बहुत फेमस है ये। तो खैर दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इनमें से कौन सा संगठन स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अनुशीलन समिति की शाखा के रूप में उभरा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सोचो, समझो और विचार करके उत्तर दो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय सेवक स्वयं संघ जो भी आपका है, होम रूल आंदोलन, या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो कौन सा संगठन है जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अनुशीलन समिति की शाखा के रूप में उभरा? दोस्तों इसका सही जवाब आप में से कौन बताएगा? देखते हैं सबसे पहले कौन उत्तर देता है। तो सही जवाब दोस्तों इसका होगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। यस, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, जबरदस्त प्रश्न है, ये पेपर में आ सकता है। 17 बिंदुओं वाला समझौता भारत के किस पड़ोसी इतिहास में बदलाव का बिंदु था? कमेंट करके बताइए, गलत मत करिएगा। दोस्तों ये समझौता तिब्बत पर हुआ था, जिस पर चीन का प्रभुत्व स्थापित हुआ था। यह समझौता 1951 में हुआ था। समझ गए बात को? यस, ऑप्शन नंबर डी। पूरी बात को भी समझा करो, क्यों, कैसे, कहाँ। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, 1992 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत ने कौन सी नीति आरंभ की? आर्थिक उदारवाद, लुक ईस्ट नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति? कमेंट करके बताइए।
चलो मैं उत्तर बता देता हूं दोस्तों। इसका उत्तर है लुक ईस्ट नीति। आपको बताना है कि ये नीति कौन सी है। लुक ईस्ट नीति क्या है? अगर आप में से कोई बोलना चाहे, बताना चाहे तो स्वागत है आपका। दोस्तों इस नीति को मैं बताता हूं, खैर आपको पता हो तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं बता दूं। पूर्व की ओर देखो, लुक ईस्ट नीति मतलब पूर्व की ओर देखो नीति। ये भारत द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ बड़े पैमाने पर आर्थिक और सामरिक संबंधों को विस्तार देने के लिए और भारत को एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए, चीन के प्रभाव के संतुलन को बनाए रखने के लिए दोस्तों ये नीति को बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, बक्सर की, जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखना नहीं तो गलत हो जाएगा। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट कीजिए। इलाहाबाद की संधि, कर्नाटक संधि, अलीनगर, कानपुर संधि। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका बनेगा इलाहाबाद की संधि। ये था क्या, या इसके बारे में भी आपको बता दें। बक्सर की युद्ध की समाप्ति के बाद दोस्तों जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो मुगल बादशाह सम्राट शाह आलम द्वितीय थे तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ क्रमशः इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि ली थी। समझ रहे हैं बात को? जब बक्सर की युद्ध की समाप्ति हुई तो जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब जो शुजाउद्दौला थे उनके साथ इलाहाबाद की प्रथम व द्वितीय संधि की थी। समझ रहे हैं बात को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हो सके तो नोट्स भी बनाते चलिए, ध्यान दीजिए, या स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अगला क्वेश्चन ध्यान से, राजमाला भारत के किस राज्य के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या नागालैंड होगा, क्या असम होगा, क्या त्रिपुरा होगा, या फिर जम्मू कश्मीर होगा? आपको क्या लगता है? तो सही जवाब की तरफ अगर मैं मुड़ूं, मैं आपको बताना चाहूं तो दोस्तों वो होगा त्रिपुरा। और इसके बारे में जानो भी भाई कि राजमाला आखिर है क्या। तो राजमाला दोस्तों ये भारत के त्रिपुरा राज्य में राजाओं और राजवंशों का इसमें वर्णन है। ये जो पुस्तक है राजमाला, ये 15वीं शताब्दी में धर्ममाणिक्य के कार्यकाल के दौरान लिखी गई थी। तो दोस्तों ये एक पुस्तक है जिसमें त्रिपुरा के राजाओं के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि 15वीं शताब्दी के जो राजा लोग थे उनके धर्ममाणिक्य के कार्यकाल के दौरान ये चीज़ लिखी गई थी। तो जो आसपास का पॉइंट भी आपको बताता जा रहा हूँ, इन्हें आप कॉपी पेन लेकर कहीं पर ज़रूर नोट कर लें। समझ रहे बात को? और अगर आपके पास एजुकेशन स्टडी पॉइंट का नोट्स है तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 1906 में, प्रश्न क्या है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई? कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका या लखनऊ? तो दोस्तों 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था। कहाँ? बांग्लादेश, ढाका। इस स्थान पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन ढाका स्थान पर अमल में ये बात लाया गया और सलीम अल्लाह खान की निमंत्रण पर यह विशेष सम्मेलन दोस्तों किया गया था। तो ये नाम आपको याद रखना है, सलीम और क्या, अल्लाह खान। अभी तो आपको बहुत सारे आंदोलनों के बारे में भी चर्चा होनी है। ये जो आपको सीरीज मिल रहा है भाग 1, भाग 2, भाग 3, इनको आप देखते जाइए। जिन लोगों ने भाग 1 अभी नहीं देखा है तुरंत चैनल पर क्लिक करिए और वीडियो वाले सेक्शन में जाइए। चैनल पर क्लिक करते ही आपको पहले शॉर्ट्स दिखता है, उसके बाद वीडियो दिखता है, फिर लाइव सेक्शन का दिखता है। तो वीडियो वाले में जाओगे वहाँ आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 15, पटना में स्थित सदाकत आश्रम भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को समर्पित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह या बसप्पा दनाप्पा जती? आपको क्या लगता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, हाँ जी आप लोग कह लो एक बार, आप लोग भी एक बार कह लीजिए, देखते हैं कि आपका क्या मंतव्य है, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। तब तक मैं आपको बता दूं
दोस्तों आश्रम जो सदाकत आश्रम हवाई अड्डा था, एक सदाकत आश्रम हवाई अड्डा था एक, इससे लगभग 7 किलोमीटर दूर गंगा नदी के तट पर दीघा नाम के एक शांतिपूर्ण क्षेत्र में एक मुख्य सड़क के किनारे स्थित है। तो जहां पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वर्ष 1962 में अपनी सेवा निवृत्ति के बाद यहीं पर निवास किया था। और जाहिर सी बात है, इन्हीं राष्ट्रपति को पटना में स्थित जो सदाकत आश्रम है, अंतिम दिन भी दोस्तों यहीं पर इनके बीते थे, इसी आश्रम में। तो जानते रहिए सारी बातें। फिर मैं बता दूं, सदाकत आश्रम जो है ये हवाई अड्डे से लगभग 7 किलोमीटर दूर गंगा नदी के तट पर दीघा नाम के एक शांतिपूर्ण क्षेत्र में सड़क के किनारे स्थित है। तो राइट आंसर क्या होगा? सही जवाब इसका डॉक्टर